हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। और इस एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम की हेल्प से आज हम लोग सीखेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। बेटा इसी तरह हम लोग सिलेंडर से भी सीखेंगे कि सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो हमको पढ़ना है आज के लेक्चर में वो है वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डराइव कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेईई और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। बेटा थिन का मतलब बहुत ही पतला है। दिखाने को मैंने भले ही मोटा बनाया है, मगर थोड़ा सा यहाँ पे ये बहुत ही पतला वायर होगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको अच्छे से क्लियर हो इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा बना दिया है। वैसे ये एक बहुत ही पतला वायर है बेटा, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कह लो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वायर पे बेटा। और ये वायर कैसा है बेटा, बहुत ही इनफाइनाइट है, यानी कि बहुत बड़ा वायर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बेटा, ये वायर बहुत ही इनफाइनाइट वायर है, तभी मैंने क्या किया है, यहां तक वायर बनाया है, फिर डॉटेड डॉटेड ऊपर की तरफ इनफाइनाइट दिखा दिया है। इसी तरह नीचे भी डॉटेड डॉटेड नीचे की तरफ इनफाइनाइट दिखा दिया, यानी कि बहुत लंबा वायर है। ठीक है, अच्छा हमें सीखना है कि इस यूनिफॉर्मली थिन चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बेटा आपको पता होगा, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में निकलती है, रेडियली आउटवर्ड। बेटा अगर मैं कहूँ ये मेरा एक वायर है, ठीक है, और कैसा वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी बोलिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। बेटा ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, एक इस डायरेक्शन में होगी, इसी तरह इस डायरेक्शन में होगी, कई सारी होंगी बेटा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहोगे, इसमें से मैंने क्या किया, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी इस डायरेक्शन में। इसी तरह इस वायर से इधर भी तो निकल लेंगी इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, तो इस डायरेक्शन की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है कैसे निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड बेटा। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकल लेंगी भाई, परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलती कि नहीं निकलती सरफेस से, ऐसे ऐसे भी निकल लेंगी। अब वो कैसे दिखा सकते हैं, हमें तो सिर्फ 2D दिखा पाएंगे ना भैया व्हाइट बोर्ड पे, तो हमने सिर्फ ऐसे दिखा दी और ऐसे निकल रही है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी भी पॉइंट पे फ्रॉम दिस वायर, ठीक है, तो चलिए उस पॉइंट को नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई एक पॉइंट P है, हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताना है, वो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इसको नाम दे दीजिए इस पॉइंट P को। ठीक है, पॉइंट P बेटा। अच्छा मैंने आपसे याद करिए प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हमें जिस भी पॉइंट पे या कह लो जिस भी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, उस पॉइंट से पास करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, और वो गॉसियन सरफेस फॉर द वायर क्या होगा, एक सिलिंड्रिकल शेप का होगा बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वायर के अबाउट एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, और वो सिलेंडर कैसे पास करना चाहिए, इस पॉइंट P से पास करना चाहिए। समझ गया कि नहीं समझ गए। अच्छा यानी कि हमारा यहाँ पे वायर के वजह से जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलिंड्रिकल होगा बेटा। कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, बोलिए हाँ या ना, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा तो यहां से हम कह सकते हैं इस पॉइंट P से पास करता हुआ सिलेंडर ये हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने इस वायर के अबाउट क्या बना दिया है, एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, कैसा होगा सिलेंडर, वो सिलेंडर कैसा होगा बेटा, 3D होगा बेटा। ठीक है, अच्छा हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी। जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होती है, उस पॉइंट से पास करता हुआ देखिए मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया है, और वो गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलिंड्रिकल है बेटा। अच्छा मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू
इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपने बेटा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बोलिए जल्दी से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, बोलिए। वो था क्या बेटा, E डॉट डी ए। क्या होता था, E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। E क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ठीक है। और डॉट डी ए क्या होता था, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे बनाते थे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा, ठीक है। अच्छा, डॉट हटा करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसकी जगह, बोलिए E डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए E डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, और थीटा क्या होता था, थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस गॉसियन सरफेस पे हमें कुछ एरिया वेक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि इस पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस का सारा एरिया कवर हो जाए बेटा, ठीक है। अब किस टाइप के एरिया दिख सकते हैं बताइए सिलेंडर में, कितने टाइप के एरिया दिख सकते हैं इस सिलेंडर में बेटा। एक तो आपको दिख रहा होगा बेटा, देखिए ऊपर से बेस वाला। एक तो ये कैसा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सर्कुलर बेटा, ऊपर से फ्लैट, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर, ऊपर से दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर काट सकते हैं। मैं इस पूरे एरिया को नहीं देख रहा हूं, मैं इस पूरे से एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा देख रहा हूं। इस एरिया की बात कर रहा हूं, छोटे से टुकड़े के। इस बेस वाले एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, उस बेस के छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, कैसे बनाते हैं बेटा, एरिया वेक्टर बनाते हैं परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट 1 बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अच्छा, और इस पॉइंट को देखिए, जो ये एरिया है आपका, ये एरिया, इस पॉइंट से या कह लो इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है उसको भी बना दीजिए। ये देखिए, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, ये हो गया हमारा पॉइंट 1 बेटा। इसी तरह ये वाला देखिए, यहाँ पे भी एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, ठीक। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा। तो देखिए नीचे की तरफ परपेंडिकुलर आउटवर्ड बना दिए नीचे की तरफ, ठीक है। और इस पॉइंट पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है बेटा। क्या है, ऐसे है। इसको नाम देते हैं पॉइंट 2 बेटा। क्लियर। अच्छा, इस पॉइंट पे देखिए एरिया वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री। कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ पे भी देखिए बेटा कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं दोनों, ठीक है। अच्छा, और जैसा कि आप देख पा रहे इस सिलेंडर का बेस वाला एरिया आपने देख लिया, ऊपर वाला और एक नीचे वाला एरिया बेटा। अब जो एरिया बचा है वो कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए इस सिलेंडर का, देखिए ये अगर मैं कहूँ मेरे पास मार्कर है बेटा, एक ऊपर टोपी जो होगी बेस सर्कल जैसा, उसका एरिया, और नीचे वाले एरिया का मैंने देख लिया, ठीक है। अब क्या बचा, इस मार्कर के चारों तरफ वाला कैसा, सर्कुलर वाला, वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। इसको कैसे बनाएंगे बेटा, अब बनाने को तो देखिए आप यहाँ पे बना सकते हो, सामने आता हुआ एरिया वेक्टर, मगर 2D में हम कैसे दिखाएंगे। 2D में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये देखिए इस पॉइंट P पे बना लेते हैं, इस पॉइंट P पे बना देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये अपना एरिया वेक्टर हो गया। कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा, ठीक है। क्लियर। अच्छा, समझ गए। और मान लेते हैं ये जो पॉइंट P था, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, वहां से लेकर के वायर तक का डिस्टेंस कितना था बेटा, R था। कितना था, R था। और इस वाले एरिया को, इस छोटे से एरिया को मैं नाम देता हूं पॉइंट 3 बेटा। क्लियर। अच्छा, और जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, इस बार देखिए DA एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। कितना है, सॉरी कितना है, एंगल 0 है। दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। तो यहां पे देखिएगा बेटा थीटा कितना हो जाएगा, इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ के। अच्छा, अब बस कुछ नहीं करना, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेना है एट पॉइंट 1, 2 एंड 3, ठीक है। और सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का, जो कि एक सिलेंडर है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे φ1 निकालते हैं बेटा। φ1 क्या हो जाएगा, बोलिए कैसे निकालेंगे। E डॉट डी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं सीधे, E डी ए कॉस थीटा, E डी ए कॉस थीटा। अच्छा, क्लियर। अच्छा, E डी ए कॉस थीटा।
कॉस थीटा बेटा, थीटा की वैल्यू क्या है बोलिए जल्दी से। फर्स्ट वाले के लिए देखिए आप क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1 बेटा। अब देखिए पॉइंट 1 पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है बेटा, तो यहाँ पे कितना रख दोगे थीटा 90 डिग्री। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत, अच्छा समझ गया बेटा। अब सुनिए इस छोटे से एरिया की वजह से क्या आएगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा बेटा। अच्छा मुझे इस पूरे वाले एरिया को चाहिए। देखो आपने इस बेस का एक छोटा सा टुकड़ा काटा है, उसके वजह से छोटा सा एरिया DA की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, छोटा सा फ्लक्स आएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर आप इस पूरे एरिया का फ्लक्स चाहिए, इस पूरे वाले बेस एरिया का फ्लक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर। और वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो बेटा यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, बोलिए cos 90 की वैल्यू होती है 0। फिर 0 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, 0 आ गया। इसी तरह देखिए बेटा φ2 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ DA cos थीटा बेटा। और थीटा क्या होगा, देखिए सेकंड वाले के लिए भी यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। ठीक है क्लियर, तो यहाँ पे 90 लिख लीजिए। फिर आप देखोगे जैसा कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई कर दिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है बेटा, और आना भी चाहिए था। जब भी याद रखना, जब भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही आता है, आंख बंद करके, क्योंकि आपको पता है cos 90 0 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करने पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही आना है। क्लियर, अच्छा अब देखते हैं थर्ड वाले पॉइंट को बेटा, ये थर्ड वाला पॉइंट। अच्छा थर्ड वाले पॉइंट को देखिए, इसका एरिया वेक्टर कैसे इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, और इसका मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल भी कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से हम कह सकते हैं φ3 बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आइए देखते हैं बेटा। वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ DA cos 0 बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि थीटा कितना है, बोलिए इन दोनों के बीच में 0 है। क्लियर, अच्छा यहाँ पे cos 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है, इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, cos 0 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे EDA से तो क्या आएगा, EDA आएगा बेटा। ठीक है, और इंटीग्रेशन भी लगा दिएगा। अच्छा अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, E तो बाहर आ जाएगा, DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो DA की जगह क्या लिख लोगे, EA। ठीक है, EA का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और कौन सा एरिया, कौन सा एरिया, आपने DA किया, DA का इंटीग्रेशन हुआ, कौन से DA का, कौन से DA का, इस कर्व्ड सरफेस वाले एरिया की बात हो रही है। कौन से रीजन को देख रहे हो, थर्ड वाले को देख रहे हो बेटा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड पॉइंट निकाल रहे हो, तो उसकी वजह से एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, बोलिए 2πr होता है, 2πrl होता है। क्या होता है, 2πrl होता है। इसकी जगह लिख लेते हैं बेटा। अगर मैं कहूं इस गॉसियन सरफेस के अंदर, या कह लो इस गॉसियन सिलेंडर सरफेस के अंदर जो इस वायर की लेंथ है वो L है, यहां से लेकर के इस वायर की लेंथ L है। ठीक है, तो आप इस कर्व सरफेस एरिया की बात कितनी कहोगे, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, बोलिए वो हो जाएगा बेटा E इंटू ए क्या हो जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 2πrl बेटा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का। चलिए अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं ड्यू टू या पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या कह लो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल गॉसियन सरफेस, जो कि एक सिलेंडर है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, तो यहां से कह दोगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 बेटा। अब आपको पता है φ1 φ2 0 है, बोलिए ये दोनों क्या हैं, 0 हैं, प्लस φ3 कितना आया बेटा, E2πrl, क्या आया है, E2πrl बेटा। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से कह सकते हो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, या कह लो सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल सिलेंडर। क्लियर, समझ गए इतना, बोलिए बेटा समझ गया। तो यहां से आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया है, बोलिए E2πrl बेटा।
क्लियर, ये आ गया। अब देखिए इसको लिख लीजिए बेटा, पहले अब मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मिटा दें ऊपर का पूरा, मिटा दें। इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसको ऊपर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है बेटा, बोलिए, E2πrl, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, टोटल। इसको मिटा दीजिए। अच्छा, अब नोट करिएगा बेटा, गॉस थ्योरम से आपने पढ़ा था, गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने का, एक और फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अगर कोई भी गॉसियन सरफेस है, कोई भी गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेंडर है बेटा, उस सिलेंडर के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, या कह लो कोई पॉजिटिवली चार्ज वायर है। उस पॉजिटिव चार्ज वायर के पास मान लो कितना चार्ज होगा, Q होगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, Q/ε0। कितना आएगा, Q/ε0। ये कहाँ से मैंने बताया है, ये गॉस लॉ से बताया। क्या, गॉस लॉ से। क्लियर, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। क्लियर। अच्छा, अब आप जैसा कि देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या रख दो, Q/ε0। क्या रख दो, Q/ε0। तो यहाँ पे रख सकते हो बेटा Q/ε0 इज इक्वल टू E2πrl बेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, ये Q क्या लिख सकते हो, Q की जगह क्या लिख सकते हो, Q की जगह आप क्या लिख सकते हो, आइए देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, आप बताइए, ये एक जो आपको दिख रही है थिन वायर कैसा है, ये वायर देखो बेटा, इसको बाहर निकालते हैं। इस वायर पे क्या है, कई सारे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्या है, कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। मैंने इसे दिखाने के लिए ऐसे बना दिया है। अच्छा, इस पूरे वायर पे चार्ज कितना होगा, इस पूरे वायर पे चार्ज कितना होगा, मान लेते हैं Q चार्ज होगा, ठीक है, Q चार्ज होगा। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L है, इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो अगर मैं बात करूं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, बोलिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वो होती है Q/L। क्या होती है, Q/L, या कह लो चार्ज पर यूनिट। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट। अरे भाई तरह नहीं सुने हो, वो क्या होती थी, मास पर वॉल्यूम। बोलो, मास पर वॉल्यूम होती है, M/V। बोलिए, इसी तरह Q/L, ठीक है, समझ गए। ये होता है लैम्डा, क्या है बेटा, ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ गए बेटा, समझ गए। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर यहां पे Q की वैल्यू रख देना, खत्म बात। Q क्या हो जाएगा, यहाँ से Q क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा, बड़े आराम से। इस वैल्यू को, Q को इसमें रख दो बड़े आराम से। Q की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगी बेटा, लैम्डा L अपॉन ε0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2πrl, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, E इक्वल टू आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा अपॉन ε0 इधर लिखा है बेटा। क्लियर। आप इस 2πr को नीचे भेज दो, इस 2πr को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 2πr ε0, ठीक है। यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल सकते हो। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बेटा, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर, अच्छा समझ गए। कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, लैम्डा अपॉन 2πr ε0। समझ गए। अच्छा, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि Q/L, खत्म बात। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लिया था, इस Q में रख दिया था, बड़े आराम से मैंने सॉल्व कर लिया, सीधी सी बात है। समझ गए। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। R यानी कि जिस पॉइंट पे आप वो डिस्टेंस जहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इस पॉइंट से निकालना है, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस R है बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए E है, ये अपना R है बेटा, ठीक। तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ गए, क्लियर बेटा, समझ गए।
पक्का? कॉपी हो जाएगा? कॉपी करिए, पहले कॉपी करिए, मिटा दें। चलिए अब करते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन बेटा। तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन वायर, जो फॉर्मूला अभी आपने डराइव किया है उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इनफाइनाइट लाइन चार्ज। बेटा लाइन चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास लाइन का मतलब यहाँ पे है वायर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? थिन वायर की बात हो रही है। वायर कैसा होता है? एक लाइन जैसा होता है और उस पर चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे हमसे कह रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है। अच्छा, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि हमसे यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है लैम्डा निकालने को कह रहा है बेटा। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्या था? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट बेटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आपको लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए क्या करोगे, बोलिए जल्दी से। यहाँ से लैम्डा कैसे निकालोगे, बोलिए? 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर भेज दो, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए बेटा सबकी, तो लैम्डा आ जाएगा बड़े आराम से। E की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 9 इंटू 10 की पावर 4 बेटा। ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई। पाई कितना है बेटा, जल्दी बताइए, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। इंटू आर, आर क्या गिवन है बेटा? डिस्टेंस। ठीक है, वो डिस्टेंस बेटा क्या होगा, समझिए मेरी बात। जैसे आपका ये कोई लीनियर चार्ज होगा, मान लीजिए कोई लाइन चार्ज है बेटा, इस पर कई सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे या कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और हमें इस पॉइंट, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा P, यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस गिवन है बेटा। ठीक है, हमें इस पॉइंट P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं दी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमको गिवन है, जिसका डिस्टेंस हमको गिवन है कितना? 2 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पे हमें 2 सेंटीमीटर ये पता है बेटा, तो यहाँ पे R की वैल्यू रख दीजिए। R की वैल्यू किस में गिवन है बेटा? डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे कैसे? 100 से डिवाइड करके, बस। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ये आपको याद होनी चाहिए। कितनी होती है, जल्दी बताइए, कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है बेटा। इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं बेटा ये सब। ठीक है, अच्छा अब सुनिए बेटा, अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे कई सारे क्वेश्चन भी करवाने हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए इसकी जो बेटा वैल्यू आएगी वो आएगी 10 की पावर -7 आएगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आप कहोगे यूनिट क्या है? यूनिट चेक करने के लिए आइए दिखा देते हैं बेटा, इधर देखिए क्या होगी इसकी यूनिट। अभी आपने पढ़ा था लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है हमारा Q/L होता है। ठीक है, यहाँ से आप कह दोगे Q यानी कि कोलम्ब, इसकी होती है कोलम्ब, और नीचे बेटा L है तो उसके लिए मीटर लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा? कोलम्ब पर मीटर। क्या हो जाएगा? कोलम्ब पर मीटर बेटा। समझ गए? तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई है 10 की पावर -7 कोलम्ब पर मीटर। समझ गए बेटा? अच्छा, मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चन भी करवाने हैं। ठीक है, मिटा दें। चलिए तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक जानदार क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि राइट ऑप्शन क्या है अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है 2 पैरेलल वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 and λ2 respectively. The wire are separated by distance r. Calculate the force per unit length on each wire due to other wire. आइए देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 2 इनफाइनाइट वायर है बेटा। क्या है? 2 इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, अच्छा इन दोनों वायर्स को मैं नाम दे देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट वायर है और ये हमारा सेकंड वायर है बेटा, और दोनों वायर सेपरेटेड हैं बाय डिस्टेंस आर बेटा। किससे? बाय डिस्टेंस आर, क्वेश्चन में ही गिवन है। फर्स्ट वाला वायर है उस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? λ1 गिवन है। मान लेते हैं ये हमारा दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं बेटा। कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज। आप मानने को नेगेटिवली चार्ज भी मान सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या? इस वायर 1 पे
बोलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं लैम्डा वन, बोलिए कितना, लैम्डा वन मान लेते हैं, और सेकंड वाले वायर के लिए लैम्डा टू मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर ड्यू टू अदर वायर। होगा क्या, ये दोनों वायर्स कैसे हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हैं, इनके ऊपर चार्ज है, चार्ज होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों वायर्स एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, समझ गए। होगा क्या, अगर मैं फर्स्ट वायर की बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा कैसे बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा। होगा क्या, इस फर्स्ट वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेंगी कई सारी बेटा, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अब जैसा कि आपने पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, अगर हमारे पास कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, आपने पढ़ा था, याद करिए प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें कोई चार्ज रखा होता था, और वो चार्ज अगर लोग कह लो पॉजिटिव चार्ज होता था, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती थी। कितनी लगती थी, एफ इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई बेटा। अच्छा, अब कहोगे यहाँ चार्ज तो नहीं है, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कौन कर रहा है, मान लेते हैं फर्स्ट वाला वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन निकाल रहा है, फर्स्ट वाला वायर इस सेकंड वाले वायर पे लगा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। अच्छा, फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फर्स्ट वाले वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो वायर सेकंड है पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इस पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कितना, क्यू ई लगेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? चार्ज कह लो या कोई वायर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, भाई चार्ज कह लो या इसमें कोई वायर रखा होता तो फोर्स कितना लगता, क्यू ई लगता। समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलिए ऑन सेकंड वायर, तो हमें निकालना है, नोट करिएगा, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलिए ड्यू टू वायर वन ऑन वायर टू बेटा, ठीक है। फर्स्ट वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लगेगा ऑन द सेकंड वायर। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, सेकंड वायर कितनी दूरी पे है, बेटा, यहाँ देखिए फर्स्ट वायर से कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे दूरी पे है। अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो था लैम्डा अपॉन 2 पाई आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता था, बोलिए लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होता था। आप किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वायर, यानी कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगी, बोलिए किस पे, इस वायर पे। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो फर्स्ट वाले वायर की वजह से, इसलिए मैंने लिख दिया E1। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैम्डा 1 भी लिखना पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट वाले की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा 1 है, समझ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा, अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ देखिए बेटा मैं क्या कह रहा हूं, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, ऑफ सेकेंड बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, अगर मैं बात करूं इस वायर सेकंड की यूनिट लेंथ की, क्या निकालना है, यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसकी लेंथ की वैल्यू 1 हो, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? मैं पूछूं चार्ज कितना होगा ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2 बेटा, इस पे चार्ज कितना होगा, यही निकालना है मुझे। पहले ये बताइए कितना होगा। आपने पढ़ा था क्या, लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्या होती थी, Q/L होती थी, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसका चार्ज निकाल रहे हैं बेटा, बोलिए किसका चार्ज निकाल रहे हैं, सेकंड वाले वायर का, तो उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, 2 लिख लेते हैं, ठीक है, लैम्डा 2 लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। कितनी है, यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट लेंथ यानी कि 1 है, L की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से कह दोगे कि Q क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 1 है बेटा, तो यहाँ से कह दोगे लैम्डा क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, Q/1 हो जाएगा। L की वैल्यू 1 रख दी, खत्म बात। यहाँ से कहोगे, बोलिए Q यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया?
समझ गए? ये क्या चार्ज है? ये कौन सा चार्ज है? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2 बेटा। सेकंड वाले वायर का देखिए, उसका एक यूनिट लेंथ, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा। अब कहोगे छोटा सा टुकड़ा यूनिट लेंथ का ही क्यों निकाल रहे हो, पूरे का क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमें फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का। तो एल की वैल्यू 1 मान लिया मैंने, खत्म बात। तो यहाँ पे L1 रख दिया तो क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, ऑन सेकंड वायर। क्लियर बेटा? समझ गए? अच्छा, समझ गए। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर। होगा क्या, ये फर्स्ट वायर, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? नहीं, इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस वायर 2 पे फोर्स लगेगा। क्या? F इज टू क्यू ई, हाँ या ना? क्लियर कि नहीं क्लियर? F इज टू क्यू ई। तो आपको क्या निकालना है, बोलिए? फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2 बेटा, ऑफ वायर 2। ठीक है, समझ गया बेटा? क्लियर? अच्छा, होगा क्या, आपको निकालना है फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2। एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है? अच्छा, समझ गए? अच्छा, तो किस पे निकालना है, किसका फोर्स निकालना है, किस पे फोर्स लगेगा? सेकंड वाले वायर पे लगेगा। किस पे लगेगा? सेकंड वाले वायर पे। देखिए ऑन वायर 2 बेटा, ऑन वायर 2, नोट करिएगा, ठीक है? सेकंड वाले वायर का यूनिट लेंथ का छोटे से टुकड़े का चार्ज कितना था, आप निकाल चुके हो। कितना था? Q इक्वल टू लैम्डा था। अच्छा, समझ गए। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा मान लेते हैं, आपने पढ़ा था F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है? क्या पढ़ा था? F इक्वल टू क्यू ई बेटा, ठीक? अच्छा, क्लियर? समझ गए बेटा? अच्छा, अब बताइए सेकंड वाले वायर के यूनिट लेंथ का चार्ज कितना था? Q इक्वल टू लैम्डा था, हाँ या ना? तो लैम्डा रख दीजिए बेटा, लैम्डा रख दीजिए बेटा, रख दिया हमने, लैम्डा 2 हो जाएगा। क्लियर? Q इक्वल टू लैम्डा 2 था, लिख दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, ये फोर्स बेटा कौन लगा रहा है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है? ये फर्स्ट वाले वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, इसलिए बेटा यहाँ पे E1 लिख लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर E1 की वैल्यू रख दीजिए, कितना? लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, खत्म बात, ठीक? कोई दिक्कत? फिर यहाँ से कह सकते हो जो बेटा F की वैल्यू आएगी फाइनली, मैं लिख देता हूँ F इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलिए? F इज इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ठीक है? लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ठीक है? अपॉन में क्या होगा? 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा? 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अच्छा, समझ गया? क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए? लैम्डा प्रोडक्ट क्या है बेटा, देखिए लैम्डा इंटू लैम्डा 2, ऊपर प्रोडक्ट है दोनों लैम्डा का, और नीचे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट वाला, ठीक बेटा? कोई दिक्कत? अब सुनिए मेरी बात, समझिए। जैसा कि आपने देखा फर्स्ट वायर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, किसके? फर्स्ट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, किस पे? सेकंड वाले वायर पे। और मुझे फोर्स किसका निकालना है? यूनिट लेंथ का बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो उस पे फोर्स कितना लग रहा है, किस पे लग रहा है? सेकंड वायर पे। ये फोर्स जो आपने निकाला है F, ये किस पे लग रहा है बेटा? किस पे लग रहा है? किस पे लग रहा है? सेकंड वाले वायर पे। किस पे लग रहा है? देखिए फोर्स ऑन द पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकंड वायर, ठीक है? सेकंड वायर पे लग रहा है। क्लियर? तो आप ये भी तो कह सकते हो F21 फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, ऐसे भी तो कह सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ या ना? ठीक। उसी तरह आपको पता होगा, उसी तरह आपको पता है, आपको पता होगा ये सेकंड वाला वायर भी, ये सेकंड वाला वायर भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बोलिए हाँ या ना? सेकंड वाला वायर भी पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा कि नहीं लगाएगा? तो इस पे फर्स्ट वाले वायर पे भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। बोलिए हाँ या ना? समझ गए? अरे फर्स्ट वाला इस पे सेकंड वाले वायर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसी तरह है सेकंड वाला वायर भी इस फर्स्ट वाले वायर पे भी क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स को नाम क्या ले सकते हैं? फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। क्लियर? तो F12 लिखा। समझ गए? अच्छा, अब आपको पता होगा ये F12 किसके बराबर होगा? F21 मैग्नीट्यूड के हिसाब से बेटा।
ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वली होगा, कितना होगा, एफ के बराबर होगा, भले ही डायरेक्शन अलग है, सीधी सी बात है, डायरेक्शन इधर है एक किधर है, और होना भी चाहिए था, दोनों पॉजिटिवली चार्ज वायर थे, तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए था, रिपल्शन देना चाहिए था। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए हाँ या ना, क्लियर। अच्छा क्लियर बेटा, मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इस लेक्चर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जेई और नीट के लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, ईमानदारी से इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं बेटा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या करा है, ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -10 kg इज लाइंग इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन एट हाइट ऑफ 1 cm फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट थिन वायर। If linear charge density is 2 microcoulomb per meter, then calculate electric field intensity and charge on the oil बेटा। आइए पहले डायग्राम को बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक थिन बेटा क्या है, थिन वायर है, और उस वायर की हमको क्या गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। कितना गिवन है बेटा, लैम्डा हमको गिवन है कितना, 2 माइक्रोकुलम पर मीटर बेटा, ये हमको लैम्डा गिवन है। हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी किस में चाहिए, कोलम्ब पर मीटर में चाहिए होगी बेटा। तो इस माइक्रो को हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, कोलम्ब पर मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 × 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गायब हो जाएगा, माइक्रो गायब हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो कोलम्ब पर मीटर आ जाएगा बड़े आराम से। ये आ गई अपनी लैम्डा की वैल्यू इन कोलम्ब पर मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है, क्वेश्चन बोला है ऑयल ड्रॉप ऑफ मास, अच्छा, इज लाइंग इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन एट हाइट ऑफ 1 cm फ्रॉम द इनफाइनाइट थिन वायर बेटा। क्वेश्चन में बोला है कि इस वायर के वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर कहीं एक ऑयल ड्रॉप है। मान लेते हैं हमारा ऑयल ड्रॉप कहीं यहां रखा है बेटा, ठीक, और वो ऑयल ड्रॉप कितना दूरी पे रखा है इस वायर से, बोलिए 1 cm, यानी कि हमको ये आर की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू गिवन है किसमें, बोलिए 1 cm में गिवन है बेटा। हमें आर किस में चाहिए होगा, मीटर में चाहिए होगा। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, कितना 0.01 बेटा। क्लियर। अच्छा, ये आ गया आर इन मीटर। ठीक है, ये हमारा कोई ऑयल था, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ऑयल ड्रॉप था बेटा। इस ऑयल ड्रॉप पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और इस ऑयल ड्रॉप का चार्ज भी बताना होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ऑयल ड्रॉप ऑफ मास, उसका मास भी गिवन है बेटा। इस ऑयल ड्रॉप का मान लो मास कितना गिवन है, बोलिए 10 की पावर -10 kg हमको इसका मास गिवन है। अच्छा, इसका कुछ चार्ज भी होगा, वो चार्ज बताना है बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर। और ये इक्विलिब्रियम पे है। क्या हो रहा है, इस थिन वायर के ऊपर एक कोई ऑयल ड्रॉप रखा है और ये ऑयल ड्रॉप रुका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, क्योंकि इस ऑयल ड्रॉप के पास कुछ चार्ज होगा, वो निकालना पड़ेगा बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस वायर के वजह से इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो रही कि नहीं। इस डायरेक्शन में, अभी मान लो इस डायरेक्शन में लग रही है, आप सोचोगे इसी डायरेक्शन में क्यों लग रही होगी, बताएंगे, सब बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए निकाल लेते हैं कि इस ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी एट डिस्टेंस आर बेटा, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है। अच्छा, देखिए हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, वो था λ/2πε0 r। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अगर मैं क्या करूं बेटा, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। ठीक है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2 लैम्डा, और अपॉन नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए बेटा। नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 4πε0 r हो जाएगा बेटा। ठीक। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है, याद करिए आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, 1/4πε0 की वैल्यू बहुत सीधी सरल होती है। कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 होती है बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को किस फॉर्म में बनाया है, 1/4πε0 की वैल्यू बनाने के लिए बनाया है। वरना अगर ऐसे रखते बेटा, ई की वैल्यू बहुत खतरनाक होती है, 8.85 × 10 की पावर
-12 होती है, ये रखें, फिर पाई की वैल्यू रखें, फिर जाके कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मैंने जुगाड़ लगा लिया, यानी कि इस पूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इसकी वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, बहुत पहले पढ़ा था, ये तो पता ही होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो, क्या ऐसे, क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, बोलिए इसको ऐसे लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बेटा नहीं। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए बेटा जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, रख दीजिए, इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना बेटा, 2 × 10⁻6 है, बोलिए 2 × 10⁻⁻6 है बेटा। ठीक, ये हो गया लैम्डा, 2 लैम्डा की वैल्यू रख दी, अपॉन, बोलिए ये तो रख दिया बेटा। अब बताइए आर कितना होगा, डिस्टेंस कितना है बेटा ऑयल ड्रॉप का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना है, 0.01 मीटर में बेटा, रख दीजिए आर की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ, ऊपर क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक बेटा, अब देखिए 2 × 4 हो जाएगा, 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर, और इंटू में क्या आ जाएगा, देखिए इंटू में क्या आ जाएगा, 10⁹9 है, और इधर क्या हो जाएगा, 100 मतलब 10⁻2, 10⁻9 और 10⁻2 कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए 10⁻11 हो जाएगा, और 11 में से 6 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻11 में से माइनस कर लेंगे 6, कितना हो जाएगा, 10⁻5 बचेगा। क्लियर, अच्छा कितना बचेगा, 10⁻5 बचेगा बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत बेटा नहीं बेटा, पक्का। अच्छा, अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे, 3.6 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दिस ऑयल ड्रॉप। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ऑयल ड्रॉप पे लग रही होगी फ्रॉम अ डिस्टेंस दिस बेटा। क्लियर, अच्छा पक्का, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है कि इस ऑयल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है। ठीक है, मान लिया किस डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर लग रही है। अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात। अच्छा बेटा, ये सोचो, सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी देख रहे हो बेटा, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है। अरे कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या, प्लस ही होगा। इसका मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। ये कब होगी, जब इस थिन वायर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस थिन वायर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड निकल लेंगी बेटा। बोलिए हाँ या ना। अच्छा क्लियर, बोलिए कोई दिक्कत इसमें, समझ गए। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, देखिए थोड़ा जगह बना लेते हैं समझाने के लिए। अब देखिए बेटा, इसको भी मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए। चलिए, अब जैसा कि आपने देखा, हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें चार्ज भी निकालना है, चार्ज ऑन द ऑयल। कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, होगा क्या, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकल लेंगे उस डायरेक्शन में। अच्छा, आपको पता है इसके पास कुछ मास है, मास की वैल्यू पता है, इसके पास कुछ चार्ज भी होगा, इसके पास कुछ चार्ज भी होगा, क्यू। ठीक है, अच्छा अब वो चार्ज कैसा होगा, वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, खुद सोचो। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ये जो ऑयल ड्रॉप है ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। ये चीज़ इक्विलिब्रियम में कब होगी, ये चीज़ इक्विलिब्रियम में कब होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा। पहले समझो, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ, मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ। क्यों बेटा, समझिएगा इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है समझिएगा। कैसा होगा, देखिए होगा क्या, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन में लग रही है बेटा। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस ऑयल ड्रॉप पे, इस ऑयल ड्रॉप पे जिसका चार्ज क्यू है बेटा, इस पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, F = QE बेटा। ठीक, समझ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसलिए लिखा FE = QE, समझ गया। अच्छा, इसके पास मास भी है बेटा, इस चार्ज के इस ऑयल ड्रॉप के पास कुछ मास भी है, दिया है इसका मास कितना, 10⁻⁻10। ठीक है, होगा क्या, इसके पास मास भी है, उसके वजह से क्या होगा, इस ऑयल ड्रॉप पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा Fg, जो कि बराबर होता है mg। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि लगेगा डाउनवर्ड, बोलिए हाँ या ना। अच्छा समझ गए। अच्छा बेटा समझो मेरी बात, ये ऑयल ड्रॉप बोलिए इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब ये
इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ऊपर की तरफ। अगर नेगेटिव होता तो नीचे फोर्स लग रहा होता, और नीचे तो एक और फोर्स है mg, दोनों फोर्स नीचे लग रहे होते तो ये इक्विलिब्रियम में कहाँ होता? बोलिए हाँ या ना। ये ऑयल ड्रॉप कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। ये कब होगा? जब इस पे एक ऊपर फोर्स लगे और एक इक्वल नीचे फोर्स लगे, एक ऊपर फोर्स लगे और उतना ही इक्वल का फोर्स नीचे लगे। बेटा क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, ऊपर फोर्स कब लगेगा? जब इस ऑयल ड्रॉप पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर। अच्छा, तो अब आपको पता है कि Fe बराबर Fg होगा। क्यों? क्योंकि बोला है क्या, जो आपका ऑयल ड्रॉप है, क्या है? ऑयल ड्रॉप है वो क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है। क्या बैठा है? इक्विलिब्रियम में है बेटा। इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स इक्वल होगा, यानी कि Fe बराबर Fg होगा। समझ गए? क्या होगा? Fg बराबर क्या होगा? Fe होगा, या कह लो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। सीधी सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Fg क्या होता है? mg होता है, ठीक है, रख दीजिए Fg कीजिएगा mg बेटा, इजुकाइज टू Fe कितना लग रहा है बेटा? ऊपर की तरफ QE। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा पहले से ही। बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? QE होता है। सीधी सी बात है, यहां से आप Q निकाल सकते हो। Q क्या हो जाएगा? mg अपॉन, बोलिए E, खत्म बात। फिर यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी बेटा। देखिए मास किसका? ऑयल ड्रॉप का, इसका मास, ठीक है। ऑयल ड्रॉप का मास कितना बेटा? 10 की पावर -10 है। इसकी वैल्यू रख दीजिए 10 की पावर -10 इंटू जी क्या रखेंगे? 9.8 रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपॉन ई कितना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। कितना लग रहा है इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बोलिए, निकाल चुके हो 3.6। बोलिए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 बेटा। अब इसको सॉल्व करिए बड़े आराम से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी लगभग, ये आ जाएगी बेटा, इसको डिवाइड करोगे इससे, ठीक है, 9.8 डिवाइड करोगे 3.6 से बेटा। किससे? 3.6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये लमसम बेटा 2.7 कुछ आएगा, 2.75 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ से कहोगे 2.7 इंटू, अब देखिए 10 की पावर नीचे 6 है बेटा, ये भी ऊपर जाएगी, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, 10 की पावर -6 हो जाएगा ऊपर जाके, और 10 की पावर -10 पहले से ही, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -16 बेटा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -16 हो जाएगा, बड़े आराम से। समझ गए? तो ये चार्ज आ गया कूलम में बेटा, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने ऊपर ही क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बना देता? अरे भाई, नीचे बनाते, कब बनाते? अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता, और नेगेटिव चार्ज होता तो इस पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, F इक्वल्स टू QE। एक QE नीचे लगता, mg भी नीचे लगता, तो दोनों फोर्स नीचे लगते, इस ऑयल ड्रॉप को नीचे ले आते, तो ये इक्विलिब्रियम में ना रहता। समझ गए? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्वेश्चन ने बोल दिया था इसको इक्विलिब्रियम में करना है। इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तभी तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे लगेगा, तभी तो ये स्टेबल रहेगा। हाँ या ना? बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर? मिटा दें? चलिए, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज सिलेंडर। अगर आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज सिलेंडर है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी भी पॉइंट पे, आज हम लोग को वही सीखना है बेटा। यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेंडर के 4 केस देखना पड़ेंगे। 4 केस में से 3 केस जो होते हैं सिलेंडर के, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका होता है वो सेम होता है तीनों टाइप के सिलेंडर के लिए। और वो 3 टाइप के सिलेंडर कौन से हो सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, जो आपको पहली वाली हेडिंग दिख रही है पार्ट 1 बेटा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग सिलेंडर है, और वो कंडक्टिंग सिलेंडर कैसा भी हो सकता है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो बेटा, तो यहां से हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, या कह लो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, या कह लो बेटा कोई हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, उनके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का सेम तरीका होगा। यानी कि जो आपने 3 तरह के सिलेंडर देखे हैं बेटा, अगर आपको इस टाइप का कोई भी सिलेंडर दिख जाए,
उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेम फॉर्मूला होगा, सेम तरीके से हो जाएगा, इन सब में कोई अंतर नहीं होता है। और नोट करने वाली बात क्या है, अगर इस टाइप का कोई भी सिलेंडर है और आपने इस सिलेंडर को कोई चार्ज दे दिया बेटा, तो वो चार्ज कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। कैसे, तो यहाँ पे आइए समझते हैं। जैसे मैं कहूँ ये मेरा बेटा कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये सिलेंडर कौन से वाले का है, पहली वाली पार्ट का। देखिए ये फर्स्ट हेडिंग की बात कर रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी सिलेंडर है, ये सिलेंडर कोई भी हो सकता है, क्या पता ये हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर हो या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसमें से कोई भी टाइप का है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे सेम ही आएगी, सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इस सिलेंडर को कोई चार्ज दे देता हूं, ठीक है, और वो चार्ज कहां पे आ जाएगा, वो चार्ज सिर्फ सरफेस पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, इस सिलेंडर के सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होगा। अगर मैंने इस सिलेंडर को कोई चार्ज दिया तो वो चार्ज इसके सेंटर पे कहीं भी नहीं होगा, बीच में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सिर्फ ये चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस सिलेंडर के बेटा, ठीक है। तो यहां से कह सकते हो कि अगर इस टाइप का कोई भी सिलेंडर है तो क्या होगा, चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, किसकी सरफेस बेटा, सिलेंडर की सरफेस। अच्छा, रिसाइड का मतलब है चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस, ये कहने की मतलब है सिर्फ चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट होगा। अगर हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, अगर इस टाइप का कोई सिलेंडर है बेटा, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, अगर इस टाइप का कोई सिलेंडर है तो यहां पे जो चार्ज होगा बेटा, देखिएगा, ठीक है, अगर मान लो इस टाइप का कोई सिलेंडर है तो चार्ज अगर आपने इस टाइप के सिलेंडर को दे दिया तो ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे नहीं, सिर्फ वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे। समझ गए बेटा। अच्छा, तो यहां से आप कह सकते हो चार्ज रिसाइड, बोलिए, रिसाइड इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या बेटा, इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरे इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में अंदर अंदर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो पहले हमें कौन सा पढ़ना है बेटा, सबसे आसान वाला जो आपको पहला केस दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अच्छा, जिसको बाद में पढ़ेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं बेटा, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहली वाली हेडिंग क्या है, चाहे आपके पास कोई हॉलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं बेटा। पहले हम इसमें से किसी भी टाइप का आप सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो चलिए पहले सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई भी एक सिलेंडर है इस टाइप में से बेटा, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है बेटा इस सिलेंडर की, वो कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। सेंटर से कितना है बेटा, सरफेस तक आर है बेटा, क्लियर। एक मिड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और इस सिलेंडर के सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है बेटा, कहाँ पे है, चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको पता है, मैंने कह दिया है, अगर इसमें से कोई भी टाइप का सिलेंडर है तो चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस, सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस सिलेंडर के अंदर पे प्रेजेंट नहीं होगा, वॉल्यूम में नहीं होगा बेटा, इनसाइड चार्ज जीरो होगा, क्लियर बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है ये हमारे पास कोई चार्ज इनफाइनाइट सिलेंडर है। नोट करिएगा बेटा, ये सिलेंडर भी कैसा है बेटा, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट बना दिया ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी कि बहुत बड़ा सिलेंडर है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर है, तो आपको पता होगा इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा, ठीक है। ऐसे ऐसे होंगी, ठीक, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ भी होंगी, इसी तरह इसके लेफ्ट साइड भी होंगी बेटा। चलिए बना देते हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के वजह से, और कैसा, इनफाइनाइट सिलेंडर है बेटा, बहुत बड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके वजह से अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मान लेते हैं अगर आपको ये पी पॉइंट है, ये आपका कोई पी पॉइंट है बेटा, मान लेते हैं आपको कोई पी पॉइंट है, ठीक है, और ये पी पॉइंट इस सिलेंडर के कहीं बाहर पे है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा क्या है बेटा,
ये डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट P तक का ये डिस्टेंस R है बेटा। सेंटर ऑफ द सिलेंडर से ये डिस्टेंस P पॉइंट जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है R डिस्टेंस पे बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ से आप कह सकते हो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कहाँ है, इस सिलेंडर के बाहर है बेटा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है बेटा। अच्छा, आउटसाइड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस है, पॉइंट P से इस सेंटर तक का डिस्टेंस R होगा, इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ सिलेंडर ज़्यादा ही होगी बेटा। तो यहाँ से कह दोगे आउटसाइड के लिए कंडीशन क्या है, R की वैल्यू रेडियस ऑफ सिलेंडर से ज़्यादा होनी चाहिए, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत। अच्छा बेटा, मैंने आपसे कहा था आपको जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, आप क्या करोगे, उस पॉइंट से पास करते हुए एक गॉसियन सरफेस बना दोगे। अच्छा, ये सिलेंडर कैसा है, देखिए ऐसे है बेटा सिलेंडर, क्या होगा, एक 3D डायमेंशन होगा बेटा, ये 2D में दिख रहा है आपको, ठीक है, 3D होगा। तो आप क्या करोगे, इस सिलेंडर से थोड़ा बड़ा इस पॉइंट P से पास करते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लोगे। बोलिए हाँ या ना, क्लियर, ठीक है। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता था उस पॉइंट से आप क्या करते थे बेटा, उस पॉइंट से आप एक गॉसियन सरफेस पास करते हुए क्या बना देते थे, एक गॉसियन सरफेस बना देते थे। और वो गॉसियन सरफेस सिलेंडर के लिए क्या रहेगा, एक खुद सिलेंडर रहेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, मैंने एक छोटा सा सिलेंडर बना दिया है, समझ गया। अच्छा क्लियर बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा अब बताइए, अब आप कहाँ पे हैं, आपका पॉइंट P कहाँ है बेटा, आउटसाइड है, इसका मतलब क्या है, R की वैल्यू बड़ी होगी रेडियस ऑफ सिलेंडर से। अच्छा बेटा, अच्छा अब आपको पता होगा इस गॉसियन सरफेस के थ्रू आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो आपको पता होगा। इस गॉसियन सरफेस है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही बेटा, रेडियली आउटवर्ड, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना होगा वही सबसे पहले निकाल लेते हैं, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं बेटा, वो होता है E डॉट डी ए, क्या होता था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर इसके यहाँ से आप कह सकते थे डॉट हटाते थे, क्या लगाते थे, ई डी ए कॉस थीटा होता था। बोलिए हाँ या ना, क्लियर, बोलिए बेटा, डी ए कॉस थीटा होता था। और यहाँ पे थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा इस गॉसियन सरफेस पे। अच्छा अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये कैसा है, सिलेंडर है बेटा, गॉसियन सरफेस कैसा है, बोलिए सिलिंड्रिकल है, ये खुद एक सिलेंडर है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे एक इसका बेस वाला एरिया देखिए बेटा, हमें क्या करना है बेटा, एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा एरिया लेना पड़ेगा इस सिलेंडर के लिए। हम क्या करेंगे, अगर हम इस सिलेंडर का, इस गॉसियन सरफेस का बेस वाला एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिए, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड बेटा, क्या होगा, डी ए, ऊपर की तरफ। अच्छा, और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास कर रही होगी, ई बेटा, ठीक। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इस वाले कर्व्ड सरफेस से एक एरिया छोटा सा काट लेता हूं तो उसमें से एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डी ए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बेस वाला ऊपर वाला एरिया हो गया, कर्व्ड वाला एरिया हो गया। इसी तरह इस गॉसियन सरफेस का जो बेस वाला एरिया होगा, नीचे वाला, ठीक है, सर्कुलर, देखिए इसके लिए भी हमें एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा बेटा, क्या लेना पड़ेगा, डी ए। कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जारी होगी। अच्छा क्लियर बेटा, अच्छा बोलिए हाँ या ना। और अगर मैं कह दूं फर्स्ट पॉइंट इसको, और ये कह दूं सेकंड पॉइंट इस एरिया वेक्टर को, और यहाँ पे इस एरिया को कह दूं थर्ड पॉइंट बेटा। अब आपको यहाँ पे पता होगा, फर्स्ट वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा, बोलिए बेटा 90 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर नीचे है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहोगे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री का, देखिए 90 डिग्री का है। तो यहाँ से कहोगे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। इस तरफ देखिए थर्ड पॉइंट को बेटा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे कैसे निकल लोगी, इस डायरेक्शन में, देखिए बेटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर बेटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए बस, और सबको ऐड कर दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए बेटा, यहां से आप कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, कैसे निकालोगे। अब हम क्या करेंगे, ई डी ए कॉस थीटा कर दीजिए, खत्म बात। ई डी ए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा,
कॉस थीटा बेटा, थीटा कितना होगा देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले केस में थीटा कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस 90 होता है 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाले के ऊपर वाले एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा, सीधी सी बात है, ठीक। इसी तरह φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकंड पॉइंट, देखिए यहाँ पे भी थीटा कितना है 90 है, जैसे यहाँ 90 था यहाँ भी होगा, तो बेस वाला जो नीचे वाला एरिया है इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही आएगा। कैसे बेटा, क्या कहोगे, EDA कॉस थीटा, थीटा कितना रखोगे 90 रखोगे बेटा, कॉस 90 होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 आएगा ड्यू टू द सेकंड रीजन, क्लियर, इस वाले एरिया से, ठीक है। ऊपर वाले जो भी एरिया इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है, नीचे वाले से भी 0 आ रहा है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ आएगा, कौन सा एरिया बचा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बचा, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया बचा, नोट करिएगा बेटा, किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक। अच्छा, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, φ3 निकालना पड़ेगा, ये हमारा पॉइंट 3 है तो हम क्या कहेंगे φ3 कहेंगे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA कॉस थीटा, थीटा कितना होगा बेटा, नोट करिएगा, इस केस में थर्ड पॉइंट पे देखिए थीटा कितना है, 0 है बेटा, क्लियर, अच्छा 0 है, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, EDA हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो और DA क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या दोगे EA हो जाएगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, अरे DA इंटीग्रेट हो गया, खत्म बात, E इंटू A बेटा, नोट करिएगा, ये जो A है, नोट करिएगा, ये जो A है क्या है, इट इज अ सरफेस एरिया, इट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, नोट करिएगा बेटा, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका निकाल रहे हो, इस कर्व्ड सरफेस एरिया वाला, इस कर्व्ड सरफेस एरिया वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो एरिया रखना होगा वो गॉसियन सरफेस का रखना होगा, कर्व सरफेस वाला, सिलेंडर का नहीं बेटा, नोट करिएगा, क्लियर। तो यहां से आप कह दोगे क्या, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बोलिए बेटा, E इंटू ए क्या होगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। अच्छा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या होता है, 2πr_l बेटा, और यहां पे जो r है नोट करिएगा, ये वो रेडियस है गॉसियन सरफेस वाला, देखिए ये r डिस्टेंस वाला, क्लियर, सिलेंडर वाला कैपिटल R लिख देना, समझ गए। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं, φ3 किसका निकाल रहे हैं, इस कर्व्ड सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस का, तो भैया एरिया किसका रखेंगे, 2πr, r कैपिटल R रख देना, क्लियर, चलिए बेटा समझ गया, नोट करिएगा, यहां से आप कह सकते हो टोटल फ्लक्स, बोलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, φ1 φ2 φ3 सब ऐड कर लीजिए बड़े आराम से, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 बड़े आराम से, इसका सबको ऐड कर लीजिएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 0 इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, बोलिए बेटा जल्दी से, अरे अच्छा कर देते हैं, देखिए प्लस 0 ये कितना है बेटा, बोलिए, E 2πr_l बेटा, क्लियर। अच्छा, यहां से आप कह दोगे आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा टोटल वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा E इंटू 2πr_l, खत्म बात, ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्लियर बेटा, समझ गए, अच्छा ठीक, इसमें कोई दिक्कत बेटा। अच्छा, अब एक बात नोट करिएगा, जैसे बच्चों आपने पढ़ा था, क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता था, Q/L होता था, चार्ज अपॉन लेंथ होता था। अच्छा, इसी तरह आपको पढ़ना होगा, इसी तरह आपको क्या पढ़ना होगा बेटा, क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या पढ़ना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, नोट करिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं बेटा, किससे, सिग्मा से लिखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा वो किसके वजह से होगा, इस चार्ज सिलेंडर के वजह से होगा, क्लियर। अच्छा बेटा, यहां पे कह सकते हैं जो लेंथ होगी इस गॉसियन सरफेस के अंदर के सिलेंडर की, उसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, वो L होगी, ठीक है, क्लियर बेटा, वो L लेंथ का होगा, मान लिया, ठीक है, तभी तो यहाँ पे L रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, बोलिए, चार्ज अपॉन, बोलिए बेटा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, क्या होता है, Q/A, ठीक है, ये एक इसका होगा, ये एक इसका होगा। पहले बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका निकालेंगे, चार्ज सिलेंडर का निकालेंगे, किसका, चार्ज सिलेंडर का बेटा, नोट करिएगा,
हम किसका निकालते हैं? चार्ज सिलेंडर का निकालते हैं, गॉसियन सरफेस का नहीं। जो गॉसियन सरफेस के अंदर एल लेंथ का सिलेंडर है ये, उसकी चार्ज डेंसिटी उसके लिए यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। अच्छा, तो चार्ज किसका रखेंगे? इस सिलेंडर का रखेंगे, ठीक है। जो भी इस सिलेंडर के मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर होगा एल लेंथ का, उसका चार्ज रखेंगे बेटा, क्लियर। अच्छा, तो एरिया भी किसका रखेंगे? एरिया भी किसका रखेंगे बेटा? इस चार्ज सिलेंडर का रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा, Q बाई ए क्या रखोगे? 2 पाई आर। आर कौन सा बेटा? इस चार्ज सिलेंडर वाला जिसका रेडियस कितना बेटा? आर है, नोट करिएगा। पाई आर एल होता है फॉर्मूला, बोलिए 2 पाई आर होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल होता है। नोट करने वाली बात है, यहाँ पे स्मॉल आर नहीं रहेगा, कैपिटल आर रहेगा, क्लियर, ठीक है, समझ गए, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते। फिर यहाँ से आप कह सकते हो Q क्या हो जाएगा बेटा? नोट करिएगा, Q क्या हो जाएगा? यहाँ से आप कह सकते हो क्या? Q क्या हो जाएगा? सिग्मा, सिग्मा को इंटू कर दो बेटा किससे? 2 पाई आर एल से। किससे? 2 पाई आर एल से, क्लियर बेटा। नोट करिएगा ये फॉर्मूला सबसे पहले, ठीक है, क्लियर, समझ गए। ये हो गई हमारी चार्ज डेंसिटी, उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज कितना आया बेटा? सिग्मा 2 पाई आर एल, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कैसे देखिएगा बेटा। अच्छा, अब देखिए इस Q की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था? गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम से क्या पढ़ा था? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या पढ़ा था? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होता था? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ ने बताया था, ठीक। अच्छा, ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बेटा, ठीक। अच्छा, ये मिटार दें, ऊपर से मिटार दें बेटा ऊपर वाला, चलिए। अब नोट करिएगा बेटा, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? क्या दिखता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आया? E इंटू 2 पाई आर एल बेटा, ठीक। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे Q की वैल्यू आप देख चुके हो कितनी है बेटा? इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? सिग्मा 2 पाई आर एल, ठीक है। सिग्मा 2 पाई और आर कैपिटल वाला इंटू एल बेटा, अपॉन में क्या है? एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। अब यहाँ देखिए E इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, ठीक। अब देखिए बेटा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एल भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? बोलिए बेटा, ये आ जाएगी सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस स्मॉल आर को नीचे भेज देंगे तो यहाँ से कह दोगे स्मॉल आर भी रहेगा, ठीक। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, जो कहाँ है बेटा? आउटसाइड द सिलेंडर है बेटा, नोट करिएगा, इस चार्ज सिलेंडर के बाहर था। एट पॉइंट P आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है, नोट करिएगा बेटा, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि सब कुछ आ चुका है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आर के। क्या? स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगा इस चार्ज सिलेंडर से बाहर तक का, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी बेटा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने पॉइंट P का डिस्टेंस बढ़ा दिया, आर की वैल्यू बढ़ा दी स्मॉल आर की, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। खुद सोचो, आप इस सिलेंडर से दूर जा रहे हो, ये पॉइंट P यानी कि आर, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ रही है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो कम हो जाएगी इस पॉइंट P पे, सीधी सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ भी कैसा होगा बेटा? देखिए ऐसा होगा, E बना लीजिए इधर, स्मॉल आर इधर, यहाँ से आप कह दोगे ग्राफ बेटा कुछ ये होगा, समझ गए? अच्छा, क्लियर। अब देखिए बेटा हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया? आउटसाइड। अगर हमारा पॉइंट P कहाँ था? आउटसाइड द सिलेंडर था, चार्ज सिलेंडर के बाहर था। अच्छा, अगर मैं कहूँ सरफेस पे है, अगर हमारा पॉइंट P कहाँ है बेटा? सरफेस पे है। कहाँ पे? सरफेस पे। आपने इस पॉइंट P को कहाँ रखा था? इस चार्ज सिलेंडर के बाहर रख दिया था, ठीक है, इस सेंटर से r डिस्टेंस पे। अगर मैं इस पॉइंट P को नोट करिएगा, मिटा दें बेटा पक्का। चलिए देखिए फिर से चार्ज सिलेंडर बनाते हैं बेटा। देखिए ठीक है, ये सिलेंडर हमारा क्या था? r डिस्टेंस का था बेटा, r रेडियस का था, कैपिटल R,
1 मिनट, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज कई सारे थे। ठीक है बेटा, अब मैं पूछूं इसके वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही थी आउटवर्ड बेटा। इसी तरह इधर भी निकल लेंगी, इधर भी निकल लेंगी, इधर भी निकल लेंगे, ठीक। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस इनफाइनाइट है बेटा ये भी, ठीक। अच्छा, ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकल रही है बेटा। क्या निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड। अगर मैं कहूं हमारा पहले क्या था, हमने अपने पॉइंट पी को इस सिलेंडर के बाहर रखा था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ रही थी। अगर मैं अपना पॉइंट पी इस सिलेंडर के सरफेस पर रख देता हूँ, सरफेस पर रख देता हूँ, ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा था पहले हमारा पॉइंट पी यहाँ रखा था बेटा, कहीं देखा था ना आपने, हमारा पॉइंट पी कहीं यहाँ रखा था, ये हमारा पॉइंट पी था आर डिस्टेंस पे, कितना बेटा, कितना, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखा था। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पी को उठा करके इस सरफेस पे ले आऊँ, कहाँ ले आऊँ, सरफेस पे ले आऊँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जो स्मॉल आर था ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हो जो आपका कैपिटल आर था वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर। यहाँ से आप कह सकते हो जो स्मॉल आर होगा बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। इसका मतलब क्या, ये पॉइंट आपका सरफेस पे आ गया है, पी पॉइंट, ठीक है। अगर आपका पी पॉइंट सरफेस पे आ गया है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दीजिए, बस, समझ गए। तो यहाँ से कह सकते हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलिए, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दीजिए क्योंकि आप सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ के लिए है बेटा, जब भी आपको सिलेंडर के सरफेस पे निकालना है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें बेटा नहीं होनी चाहिए, पक्का, ठीक है, ठीक। अच्छा, और देखिएगा अब बढ़ जाएंगे, समझा दिए बहुत डिटेल में, क्लियर। अच्छा, अब देखिए हमें क्या करना है, हमने पहले पॉइंट पी को बाहर रखा था, ठीक, पॉइंट पी को बाहर रखा था, अब इस पॉइंट पी को मैंने सरफेस पे रखा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली। अब हम अपने पॉइंट पी को कहीं इसके अंदर रख देंगे, इस सिलेंडर के कहीं अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसकी भी बात करनी है, ठीक। मिटा दे बेटा, चलिए, देखिए बच्चों, ये हमारा कोई चार्ज सिलेंडर है, बहुत गंदा सा लग रहा होगा अब तो, ठीक है। मान लेते हैं अब हमारा कोई पॉइंट पी इस चार्ज सिलेंडर के कहीं अंदर है बेटा, ठीक है, एकदम सेंटर पे नहीं कहा मैंने, एकदम कहीं यहाँ रखा है, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। ये हमारा कोई पॉइंट पी है, ठीक है। हमें अगर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी होगी तो क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट पी से पास करता हुआ एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, बोलिए, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, बोलिए, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस बनाना पड़ेगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया बेटा। और वो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पी से पास करना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हो, क्लियर। अच्छा, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का इन द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज सिलेंडर, वहां से लेकर के ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है बेटा, ठीक। हमें अब क्या बताना है, बोलिए, जो आपका पॉइंट है बेटा क्या है, वो इनसाइड है, वो इनसाइड, बोलिए बेटा क्या है, इनसाइड सिलेंडर है, ठीक है। इनसाइड सिलेंडर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी, स्मॉल आर की वैल्यू होगी वो कैपिटल आर से छोटी होगी, यानी कि इनसाइड है, समझ गए, समझ गया, क्लियर। अच्छा, क्लियर, अच्छा, नोट हो गया, हाँ, बढ़े आगे। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पी से या कह लो इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है बेटा वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, खुद सोचिए, अब आपसे मैं पूछूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, यहाँ से आप कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप जल्दी जाइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, बोलिए, ई डॉट डी ए, ठीक। अच्छा, और डॉट हटाते थे क्या लगाते थे, ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा, बोलिए, समझ गया, क्लियर। अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे हम कॉस थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए ये हो गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए आपको पता होगा इस हमें क्या करना पड़ेगा, इस गॉसियन सरफेस से 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक तो ये,
एरिया वेक्टर काटने के लिए बेटा, एक ये एरिया वेक्टर, एक ये एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, DA ऊपर की तरफ होगा, और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होंगी 90 डिग्री पे। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री पे होगा। क्लियर, पॉइंट 1 हो गया मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट 2 हो गया। इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, बोलिए हाँ या ना, और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी E। ठीक, फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इस गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सिलेंडर पे, कर्व्ड सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस से क्या लेना पड़ेगा, एक एरिया वेक्टर ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया एक एरिया वेक्टर, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, 0। मान लेते हैं ये हमारा कोई थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, यहाँ पे कितना है बेटा एंगल, देखिए यहाँ भी एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। जब भी थीटा 90 डिग्री होता था, आपने देखा था, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आता था, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा। तो यहाँ से अगर आपसे कोई कहे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा टोटल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट वाला रीजन ये φ1, ठीक, फिर प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकंड रीजन ये नीचे वाला बेस एरिया, ये जो गॉसियन सरफेस का छोटा सा एरिया दिख रहा है बेस वाला, ये क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए, सेकंड रीजन वाला, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, φ2 लिख दिया। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू थर्ड रीजन, थर्ड रीजन कौन है बेटा, इस कर्व्ड सरफेस पे, जो भी आपका गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, φ3 मैंने मान लिया। अब आपको पता होगा कि जो φ1 होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, φ2 भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि खुद सोचो, क्योंकि आपको पता है क्या, देखिए बेटा यहाँ पे देखिए, अगर आप φ1 के लिए देखिए क्या, φ1 कैसे निकालोगे, EDA cos थीटा करोगे बेटा, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली रीजन में एरिया वेक्टर ऊपर है परपेंडिकुलर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं दोनों, कैसे हैं, ऐसे हैं बेटा 90 डिग्री पे हैं, ऊपर देखिए फर्स्ट वाले रीजन में ऊपर एरिया वेक्टर ऐसे 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे जब cos 90 रखोगे तो cos 90 0 होता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर हो रही बात कि नहीं, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 आ जाएगा φ1 का। इसी तरह देखिए नीचे वाला रीजन बेटा, DA नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 90 डिग्री पे है, तो cos 90 रखोगे बेटा, तो 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा cos 90 की वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 के लिए भी 0 आएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा किसके वजह से आएगा, φ3 की वजह से आएगा, φ3 की वजह से आएगा। क्लियर, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर से आएगा, φ3 की वजह से आएगा। क्लियर, समझ गए, अच्छा, तो यहाँ से आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ3 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे बेटा, बोलिए EDA cos थीटा लगा दीजिए। क्लियर, EDA, E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, बोलिए DA यानी कि एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होगा बोलिए, इस कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, देखिए जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस पे है, इसका देखिए गॉसियन सरफेस को देखिए बेटा, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है स्मॉल r है, ठीक है, तो उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, बोलिए 2 पाई आर एल बेटा। ठीक है, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, L लेंथ का होगा, ये क्या होगा, L लेंथ का सिलेंडर होगा। ठीक है, तो 2 पाई आर और स्मॉल r रखना है, नोट करिएगा, क्योंकि आप किसका निकाल लेंगे, गॉसियन सरफेस का निकाल लेंगे, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है बेटा, r। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। और आपने ये भी पढ़ा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्रो से, बोलिए गॉस थ्योरम से क्या पढ़ा था, Q बाई एफ साइलेंट नॉट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना होता है, Q बाई एफ साइलेंट नॉट, इसको उसके बराबर कर देंगे, बोलिए इंटू 2 पाई आर इंटू एल। ठीक, अब ये जो चार्ज होता था, खुद सोचिए ये चार्ज क्या होता था, Q इनसाइड, QIN लिखा, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अच्छा, सारा चार्ज तो सरफेस पे है, क्योंकि आप कौन सा केस कर रहे हो, फर्स्ट वाला केस, चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस, सरफेस पे सारा चार्ज आ जाता है, सारा चार्ज सरफेस पे आ गया तो अंदर चार्ज Q की वैल्यू यानी कि Q क्या चार्ज है ही नहीं, Q इनसाइड 0 है, Q इनसाइड 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए, अरे भाई इसको नीचे भेजोगे आएगा तो 0, तो यहाँ से कह दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज सिलेंडर, किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं ये P पॉइंट था, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि अंदर चार्ज है ही नहीं। मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था ये बात, मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था, मगर पहले नहीं बोला ताकि आपको फील करा सकूं। समझ गए कि नहीं समझ गए, अंदर चार्ज 0 है जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, समझ गए बेटा, चलिए मिटा दें, पक्का। चलिए अब ग्राफ देखते हैं बेटा अच्छे से। ठीक है, अभी ग्राफ डिटेल में देखना, नोट करिएगा,
मिटा दें, कॉपी हो गया। तो चलिए बच्चों समराइज करते हैं इस सिलेंडर वाले पार्ट को, जिसमें मैंने पढ़ाया कि अगर हमारे पास सिलेंडर के सरफेस पे चार्ज होगा वाला केस, तो उसमें मैंने 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे। पहला फॉर्मूला आपने देखा होगा, अगर हमारे पास कोई चार्ज सिलेंडर है और उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो किसी पी पॉइंट पे, और वो पी पॉइंट इस सिलेंडर के आउटसाइड है, यानी कि जो इसका आर डिस्टेंस होगा, आर डिस्टेंस इस पॉइंट पी का वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर बेटा। उसकी वजह से, इस पॉइंट पी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, इतनी आएगी। कितनी आएगी? E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ये वैल्यू आएगी। अगर आपने अपने P पॉइंट को यहाँ से उठा करके इसके सरफेस पे ले आया, इसके सरफेस पे ले आया, मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, R होगा। वो डिस्टेंस कितना होगा, R होगा। और आपको पता होगा सरफेस के लिए R की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी, यानी कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो वो डिस्टेंस बराबर होगा रेडियस ऑफ द सिलेंडर के। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे, जो कि एक सरफेस पे है, उससे कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आएगी बेटा। ठीक है। फिर अगर आपने इस पॉइंट P को थोड़ा और सरका दिया अंदर, सुर से अंदर, ठीक है, इस सेंटर के अंदर भेज दिया, ठीक है, R डिस्टेंस पे, किसी R डिस्टेंस पे इस सिलेंडर के सरफेस से और अंदर कर दिया, ठीक है, कहीं सेंटर पे नहीं है, किसी भी पॉइंट पे अंदर कहीं कर दिया R डिस्टेंस पे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द पॉइंट P, क्लियर, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आपको पता है अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0, सीधी सी बात है। अच्छा, अब हमें पढ़ना पड़ेगा इन तीनों फॉर्मूले को मिला करके एक स्पेशल ग्राफ, और उस ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं तो नोट करिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए बेटा, ग्राफ किसका, E वर्सेस R का, ठीक। अच्छा देखिए, जैसे मैं कहूँ ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा और ये मेरा R है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा बेटा, सर्कल सिलेंडर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, अब आपको पता होगा ये डिस्टेंस कितना था, ये रेडियस देखिए कितना था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर था, जो कि मैंने कैपिटल R माना था, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस भी कितना होगा बेटा, ये पॉइंट R होगा, क्लियर, समझ गए। अगर आप R डिस्टेंस पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, तो यानी कि आप सरफेस पे हैं बेटा। अच्छा, इसके अंदर हैं तो आप क्या कहोगे, इनसाइड द सिलेंडर है, क्या है, इनसाइड द सिलेंडर है। अगर आप इस सिलेंडर से बाहर आ गए, यानी कि आपकी R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू बढ़ गई, इससे ज़्यादा है वैल्यू, ठीक है, कोई पॉइंट P इस R के बाहर है, इस सिलेंडर के बाहर है, तो ठीक है, वो क्या होगा, मान लेते हैं आउटसाइड होगा, वो क्या होगा बेटा, आउटसाइड होगा, ठीक है, क्लियर बेटा। और आउटसाइड कहाँ होगा, मान लेते हैं R डिस्टेंस पे होगा, स्मॉल r पे, क्लियर, समझ गया बेटा, क्लियर। अच्छा, अब आपको पता है, ये बताइए इनसाइड द चार्ज सिलेंडर, ये आपका बेटा चार्ज सिलेंडर है, इनसाइड द चार्ज सिलेंडर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आपने पढ़ी थी, कितनी होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पॉइंट P अंदर है इसके, ठीक है, R से अंदर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक। अगर आपने देखा था आउटसाइड, आउटसाइड देखिए बेटा, आउटसाइड में देखिए, आपने देखा यहाँ पे इस केस में देखिए क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्मॉल r के बेटा, किसके, स्मॉल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, आपका ग्राफ यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, गिरता हुआ, जैसे जैसे R की डिस्टेंस बढ़ाओगे इस पॉइंट P की, जो कि एक बाहर है, आउटसाइड है बेटा, उसकी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने दिखा दिया। अच्छा, फिर आपने पढ़ा था सरफेस पे क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और नोट करिएगा, अगर मैं बात करूं इसके सरफेस की बेटा, अगर मैं बात करूं इसके सरफेस की, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, याद करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा मैक्सिमम, सरफेस पे, नोट करिएगा, सरफेस पे ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, क्लियर। जैसा कि आपके देख पा रहे हो बेटा, सिलेंडर के अंदर कितना है, 0 है, और जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितनी है, बहुत ज़्यादा है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत है, ठीक है। अच्छा, और जैसे ही सरफेस के आगे बढ़े, अपना R पॉइंट बढ़ा दिए, उस पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ा दिए, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिर गई,
समझ गए? तो इस टाइप का ग्राफ आ सकता है, नोट करिएगा, अच्छे से बना लीजिए, ठीक है, मिटा दें बेटा। चलिए ये समरी भी नोट कर लीजिएगा। अब हमें पढ़ना है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। और आपने देखा था अभी पहले ही मैंने जो पहला वाला केस दिखाया था उसमें सरफेस पे चार्ज आ जाता था। अब अगर हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो उस पर चार्ज रिसाइड इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि वो जो चार्ज होगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा मैंने, सरफेस पे भी होगा मगर वॉल्यूम में भी होगा, अंदर सिलेंडर के चार्ज जीरो नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अगर इस टाइप का केस है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी भी पॉइंट पे बाय दिस सिलेंडर, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि आपको देख रहा होगा बेटा, ये हमारा एक इनफाइनाइट सिलेंडर है और पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी बेटा। तो चलिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं बेटा, ठीक है। इसमें से इस साइड रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, इसी तरह इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ पॉइंट चुनने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, मेरा पॉइंट P इस सिलेंडर के आउटसाइड है, इस चार्ज सिलेंडर के आउटसाइड है बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और इस सिलेंडर के सेंटर से R डिस्टेंस पे रखा है ये पॉइंट P बेटा। कहाँ रखा है? R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P रखा है आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सबसे पहले आउटसाइड। क्लियर? आउटसाइड का मतलब क्या है बेटा, जो यहाँ पे पॉइंट P का डिस्टेंस है R, स्मॉल r, उसकी जो वैल्यू होगी इस रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि कैपिटल R से बड़ी होगी स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कहोगे कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से, हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो कि आउटसाइड द सिलेंडर है बेटा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट P से, जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस पॉइंट P से एक पास करते हुए गॉसियन सरफेस बनाना होगा बेटा। वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा बेटा। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बेटा, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है और उस गॉसियन सरफेस को मैंने किससे पास किया है? इस पॉइंट P से, ताकि हम इस पॉइंट P पे गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकें बड़े आराम से। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इस गॉसियन सरफेस से, जो कि आपको दिख रहा होगा इस सिलेंडर से बाहर है बेटा, ये वाला, ठीक है, इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है वो निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही था। क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बेटा? वो होता था E.dA, ठीक है, या कह लो, बोलिए E.dA cos थीटा बेटा, ठीक है। और थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सी बात है। अब आपको पता होगा जब भी हमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसमें से कौन कौन से एरिया चुनने होंगे बेटा। सबसे पहला देखिए, एक एरिया क्या होगा, बेस एरिया ऊपर वाला, इसी तरह बेस एरिया इस गॉसियन सरफेस का ये वाला बेटा, नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम एक टुकड़ा काट लेंगे, इसका एरिया वेक्टर बेटा मान लेते हैं ये होगा ऊपर की तरफ कितना, DA, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेटा, इस पॉइंट से कितना पास करी होगी, इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी होगी, E बेटा। इसको नाम देते हैं पॉइंट 1 बेटा। इसी तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा टुकड़ा काट देते हैं इस गॉसियन सरफेस के नीचे वाला बेस से। इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड बेटा, तो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, बोलिए नीचे की तरफ, और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास करी होंगी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट 2 बेटा। अब यहाँ पे पता होगा आपको थीटा कितना होगा, जल्दी बताइए, इस जगह पे थीटा कितना होगा, यहाँ मिटा दें, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, किसके बीच में, एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर। देखिए 90 डिग्री है यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कह सकते हो, देखिए एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री है, कितना है बेटा, 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा, और एक एरिया वेक्टर यहाँ पे भी काट सकते हैं। देखिए एक एरिया वेक्टर हमने देख लिया, ऊपर वाला बेटा बेस वाला एरिया और नीचे वाला एरिया। अब हमें इस गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया देखना होगा। क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके वजह से एरिया वेक्टर क्या होगा, देखिए
अगर मैं यहाँ पे काट लूँ एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक, और ये एरिया वेक्टर होगा बेटा इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस डी ए, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगी, इसी डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, सीधी सी बात है बेटा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से आप कहोगे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लगाते हैं बेटा, ठीक। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, बोलिए ये जो ऊपर वाला एरिया है 0.1 वाला, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, φ1 मान लेते हैं। इसी तरह जो ये 0.2 है नीचे वाला बेस एरिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलिए φ2 होगा। इसी तरह प्लस कर लेंगे ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया का, इस गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, इसको नाम देते हैं 3, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा φ3 होगा। क्लियर। अब आपको पता होगा φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ऊपर वाला बेस रीजन 0 होगा और φ2 नीचे वाले बेस से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। सीधी सी बात है, क्यों होगा, अब आपको पता है 90 डिग्री है, बोलिए यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। मैंने आपसे हमेशा कहा था अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो φ1 और φ2 दोनों 0 होंगे, क्योंकि दोनों के केस में थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री है। नहीं हो रहा विश्वास तो यहाँ पे कॉस थीटा रख देना, बोलिए बेटा यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देना। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई करोगे ईडीए से सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यानी कि φ1 और φ2 दोनों के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होना, सीधी सी बात है, ठीक। अच्छा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू आएगा, सिर्फ और सिर्फ φ3 की वजह से आएगा। φ3 यानी कि इस गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से। क्लियर बेटा। अच्छा, कितना आएगा, यहां से हम कह सकते हैं φ3 क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए φ3 क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा लगा दीजिए बड़े आराम से, φ3 की वैल्यू रख दीजिए ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना होगा नोट करिएगा बेटा, थीटा कितना रखेंगे यहाँ पे, देखिए कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से निकाले हैं, थर्ड वाले पॉइंट से, तो उसके लिए देखिए एंगल कितना है बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 रख देंगे, खत्म बात। कॉस 0 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ई डी ए, कितना आ जाएगा बेटा, ई डी ए। अगर आप इसको इंटीग्रेट भी कर देंगे तो यहाँ से डी ए हटा दीजिए, क्या बचेगा, सिर्फ बोलिए डी ए हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा नहीं। फिर यहाँ से कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ठीक है। अच्छा, और किससे देखना है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको पता होगा एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। क्या बेटा, इस गॉसियन सरफेस की बात करें, इस चार्ज सिलेंडर की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका निकालना है, गॉसियन सरफेस का निकालते हैं, तो हमें इस गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना होगा, जिसका डिस्टेंस या कह लो उस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बोलिए 2 पाई आर एल, 2 पाई आर, और स्मॉल आर रखना है बेटा। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि हमें उसका रेडियस रखना है जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। किसका निकालना है, इस गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो उसका देखिए गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर ना रख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कह लो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस गॉसियन सरफेस कितना होगा, आपने पढ़ा था गॉस थ्योरम से, कितना होता था, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता था, Q इनसाइड, क्या होता था, Q इनसाइड। लिखना चाहो तो लिख लो बेटा Q इनसाइड, ठीक है, या सीधे Q लिख दो वो भी चलेगा। Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू एल बेटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम बेटा यहाँ से इनसाइड हटा दे रहे, इतना तो पता होगा कि चार्ज जो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला सिलेंडर होगा, सिर्फ इतना वाला, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे बेटा। क्लियर। अगर मैं कह दूं इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो सिलेंडर है वो एल लेंथ का है, कितना है, एल लेंथ का है, इतना वाला, ठीक है। अच्छा, एल लेंथ मान लिया, उसकी वजह से चार्ज जो होगा वही रखना है बेटा। तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखिए इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था, याद करिए, सबसे पहले आपने पढ़ा लैम्डा जो होता था चार्ज अपॉन लेंथ होता था। फिर आपने पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या पढ़ा था आपने, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पढ़ा था, वो था बेटा Q बाई ए था। इसी तरह अब आप पढ़ेंगे, अब आपका जो चार्ज है वो वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, पहले सरफेस पे था तो सरफेस सिग्मा पढ़े थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में अंदर भरा हुआ है, उसके वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अब कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी बेटा, क्या पढ़ना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रो से डिनोट करते हैं बेटा, रो से। ये क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। जैसे आपने देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो चार्ज को, खत्म बात। इसमें क्या दिक्कत है भैया, इसमें कौन लफड़ा हो गया, नहीं ना, ठीक है। चलो, तो यहां से हमें क्यू निकालना पड़ेगा, कैसे, वॉल्यूम रखना पड़ेगा बेटा। वॉल्यूम किसका रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें किसका रखना है, एल लेंथ का, जो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिलेंडर है, ये चार्ज सिलेंडर, क्या, चार्ज सिलेंडर। अरे भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, जिसके पास चार्ज होगा। चार्ज किसके पास है, इस चार्ज सिलेंडर के पास है। तो हमें इस एल लेंथ का जो भी सिलेंडर है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, उसका वॉल्यूम रखना है बेटा। क्लियर, वॉल्यूम कैसे होता है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, बताइए, पाई आर स्क्वायर एल, क्या होता है बेटा, बोलिए, क्यू अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए, पाई आर, किसका आर, किसका आर, नोट करिएगा बेटा, किसका आर नोट करिएगा। आप किसका रख रहे हो, इस चार्ज सिलेंडर का। उसके लिए आर क्या है, रेडियस, यानी कि कैपिटल आर, क्या, कैपिटल आर बेटा, तो स्मॉल आर मत रखिएगा, समझ गए। तो कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एल, ये होता है वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एल, यानी कि आर कौन सा रखना है, कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, यहां से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी बेटा, बोलिए, क्यू हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल, इधर भेज दिए मल्टीप्लाई में रोज के पास, पाई आर कैपिटल स्क्वायर, बोलिए, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एल, ये हो जाएगा हमारा क्यू की वैल्यू, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इस क्यू की जगह यहां पे रख दीजिए, बड़े आराम से आप कह सकते हो, क्यू की जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। देखिए बेटा, पाई से पाई मरा, ठीक है, क्या मरा, और एल से एल मरा, कुछ बचा नहीं। फिर यहां से कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, बोलिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी रो आर स्क्वायर अपॉन 2 को नीचे भेज देंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक बेटा, 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या बचा, रो आर स्क्वायर बेटा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 2 नीचे भेज देंगे, और यहाँ पे देखिए आर है, आर भी नीचे भेजेंगे। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा, क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब आपका पॉइंट पी कहाँ पे है, आउटसाइड है बेटा, क्या है, आउटसाइड, पक्का, क्या है, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर बेटा, पक्का, समझ गए। ये ऊपर वाली बातें मिटा दें, ये सब बहुत ही बेसिक बातें थी, ठीक। अच्छा, अब देखिए बेटा, इसके लिए ग्राफ क्या होगा, अब आपको दिख रहा होगा, ये जो ई है इस पॉइंट पी के डिस्टेंस पे, यानी कि इस पॉइंट पी के डिस्टेंस पे, यानी कि आर, स्मॉल आर की बात हो रही है, ठीक है। कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। इस आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो इस ई की वैल्यू कम होगी, क्योंकि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, सीधी सी बात है। तो इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, ई वर्सेस आर, ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, गिरता हुआ, खत्म बात, समझ गए। अच्छा, तो आउटसाइड अगर कोई पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। अगर मैं कहूँ मेरे को इस चार्ज सिलेंडर के सरफेस पे निकालना है, क्या, चार्ज सिलेंडर के, देखिए आंसर आ गया बेटा, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पी के लिए, ठीक है, इस पॉइंट पी को मैं उठा करके यहाँ पे ले आता हूँ, ये इसके सरफेस बेटा, और मान लेता हूँ ये आर है, क्या हमारा इस बार आर ये है, ठीक है, इसके सरफेस पे रखा है। इसका मतलब क्या है, जो ये डिस्टेंस है पॉइंट पी का, बोलिए स्मॉल आर, वो किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर ही तो होगा। अगर आप सरफेस की बात कर रहे हो, नोट करिए बेटा, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट, सरफेस पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसलिए पॉइंट पी को यहाँ रख दिए सरफेस पे। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, खत्म बात। तो यहाँ से कह दोगे क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, जो यहाँ पे ये भी जो फॉर्मूला है उसमें बस आर दिख रहा है स्मॉल आर, उसमें कैपिटल आर की वैल्यू रख दो, खत्म बात।
स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, खत्म। तो यहाँ से कह दोगे क्या बेटा, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर था, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो यहाँ पे, खत्म बात। तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, फिर ये कैपिटल आर ये एक काट देगा, तो बचेगा क्या बेटा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, रो कैपिटल आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये आ गई सरफेस पे बेटा, क्या आ गई, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, समझ गया बेटा, नोट करिएगा, पक्का पक्का, क्लियर। अच्छा, साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए बेटा, ठीक है, या मिटा देता हूँ, हो गया होगा ना कॉपी, ठीक है, मिटा दें। अब हमें बेटा निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए हम पहले थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला देते हैं, फिर आते हैं। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। बारिश में सड़क पर वो आ रही थी यूं, मैं जा रहा था यूं, टकरा गए दोनों, घबरा गए दोनों, घबरा के ये कहा जी माफ़ कीजिए, मतलब था उसका ये दिल हमको दीजिए, रोमांस हो गया, बाई चांस हो गया। अरे गाना थोड़ा सुनाने आए, चलिए इधर आइए, मोहब्बत से बाहर निकलिए, मैं तो देखना चाहता था कि आपके अंदर कितनी मोहब्बत भरी है, हैं? छोड़ दो मोहब्बत, हो जाओगे वरना कुब्बत, ज़िंदगी में कुब्बत गिर जाएगी। पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा कमाओ बेटा दबा के, ठीक है, तभी सब कुछ मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए? तो गाना सिर्फ आपको निकालने के लिए था, कहीं खो गए हो तो हमने अभी तक क्या देखा था। आइए फिजिक्स की दुनिया में फिर से आते हैं, मोहब्बत की दुनिया को छोड़िए, मेरे साथ आइए फिजिक्स की दुनिया, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, कि फिजिक्स की दुनिया में आते हैं, फिर से वापस लाते हैं आपको। हमने अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर था। हमने पढ़ा अगर चार्ज या कह लो सॉरी पॉइंट पी हमारा बाहर था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लग रही थी आपने देखा। फिर कोई पॉइंट पी मान लेते हैं सरफेस पे था, उस पर आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी। अगर आपके पास कोई पॉइंट पी इनसाइड द सिलेंडर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अब हमें वो देखना है। ठीक है, जाग जाइए, छोड़ दीजिए मोहब्बत अब्बत का भूत। आइए देखिए, मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है, क्या है, ठीक बेटा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ठीक। अच्छा, ये हमारा एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर था, आपने देखा था, पहले भी बनाया था भैया, फिर से बना देते हैं, सब पे चार्ज था, प्लस चार्ज, ठीक है। अच्छा, ठीक, अच्छा, आपने देखा था पॉइंट पी को हमने एक बार बाहर रखा, फिर सरफेस पर रखा। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पी को, जो भी पॉइंट पी था, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, इसको मैंने इनसाइड द सिलेंडर रखा है, और कहाँ पर रखा है बेटा, इस सिलेंडर के सरफेस, सॉरी इस सिलेंडर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। और आपको पता था कि इस सिलेंडर का जो रेडियस था वो कैपिटल आर मैंने बताया था, ठीक है। हमें इस इनसाइड पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो नोट करिएगा, हमें इनसाइड बताना है बेटा, क्या बताना है, इस सिलेंडर के इनसाइड पे। अब इनसाइड इसका मतलब क्या है, इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी बेटा, क्योंकि ये पॉइंट अंदर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो इनसाइड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल आर की वैल्यू छोटी होगी किससे, कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है बेटा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब आपको पता होगा इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी बेटा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपसे कहा था हमें जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होती थी, हम उस पॉइंट पी से क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस को बना देते थे। तो चलिए बेटा गॉसियन सरफेस बना देते हैं इस पॉइंट पी से, ठीक। और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा बेटा, ठीक है। अब आपको पता होगा आपने इस बड़े से चार्ज सिलेंडर के अंदर, जो बड़ा सा दिख रहा है बेटा, ठीक है, अच्छा, उसमें उस पॉइंट पी से आपने क्या बना लिया, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस बना लिया बेटा, ठीक।
अच्छा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगा, एक छोटा सा सिलेंडर होगा। क्या होगा, एक छोटा सा सिलेंडर होगा कि नहीं होगा, कितना, एल लेंथ का, कितना होगा बेटा, एल लेंथ का सिलेंडर होगा, छोटा सा, ठीक। अच्छा, समझ गए। हमें इस पी पॉइंट पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे थे, वो हमारा होता था, बोलिए बेटा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, ई डॉट डी ए होता था। डॉट हटाते थे, क्या लगाते थे, कॉस थीटा लगाते थे। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या हो सकता है, ई डी ए कॉस थीटा, समझ गया। और थीटा होता था एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब आपको पता होगा इस गॉसियन सरफेस को देखिए बेटा, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा, इस पूरे सिलेंडर को हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कौन कौन से एरिया लेने पड़ेंगे, एक ये एरिया लेना पड़ेगा, इसको नाम देते हैं 1 बेटा। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा डी ए, ठीक है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब ये पॉइंट 2 देखिए बेटा, अगर एक छोटा सा टुकड़ा काट लें इसका इधर, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस तरफ लग रही है बेटा, ई, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बेटा, इस केस में यहाँ पे देखिए 90 डिग्री दिख रहा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। और यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डी ए के बीच में एंगल कितना है बेटा, बोलिए, थीटा 90 डिग्री है। अच्छा, और एक जाला सरफेस काट लूँ, बोलिए, हमने बेस वाले एरिया देख लिया, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इस गॉसियन सरफेस का क्या देखना का पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, उसका डी ए वेक्टर हमने ऐसे ले लिया, ठीक, एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा इन दोनों के बीच में कितना है, 0 फॉर द थर्ड पॉइंट बेटा, क्लियर। अच्छा, समझ गए, नोट करिए पहले। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको इंटीग्रेट करके लगा देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा बेटा। तो भैया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। φ1 क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऊपर वाला बेस रीजन, ठीक है, और φ2 क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नीचे वाला बेस रीजन, जो भी गॉसियन सरफेस है ये वाला, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अच्छा वो हो गया φ2। और φ3 क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब आपको पता है φ1 की वैल्यू 0 होगी, φ2 की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वाले रीजन को देखो ऊपर वाला, और नीचे वाला बेस देखो बेटा, इसका देखिए इन दोनों के केस में देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे बेटा 0 किसने लग दिया, 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ कितना होगा ना एंगल, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मिल रहा है यहाँ भी, तो φ1 और φ2 0 होंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप यहाँ पे क्या रखोगे, cos 90 रखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे ई डी ए से, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0 को मल्टीप्लाई करोगे ई डी ए से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना आएगा, 0 आएगा, किसके लिए, φ1 और φ2 के लिए, समझ गए, क्लियर, पक्का, ठीक है। अब देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके वजह से होगा, φ3, कौन सा रीजन, थर्ड पॉइंट वाला, किसकी वजह से, इस गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वही होगा। अच्छा, अब देखिए ये क्या होगा बेटा, φ3 क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा लगा दीजिए, खत्म बात, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना होगा बेटा, 0 होगा, खुद सोचिए। हम किसका निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3 निकाल रहे हैं बेटा, थर्ड वाला रीजन, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, उसका एरिया वेक्टर इधर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल भी 0 है, सीधी सी बात है, तो cos 0 रख दिया, क्लियर। cos 0 होता है बेटा 1, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेट भी कर दीजिएगा साथ ही साथ, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, बोलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा बेटा कितना, E इंटू ए, ठीक है, समझ गए। अब बताइए कर्व सरफेस एरिया, ए क्या है बेटा, इस गॉसियन सरफेस का छोटा वाला, उसका कर्व सरफेस एरिया, अच्छा उसका रेडियस कितना है बेटा गॉसियन सरफेस का, स्मॉल आर, तो उसकी वजह से एरिया कितना होगा, यहाँ से आप कह सकते हो E इंटू ए क्या होगा बेटा 2 पाई आर एल, भाई कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर, और भी कौन सा स्मॉल आर, कौन सा आर बेटा, स्मॉल आर, ठीक है, क्लियर। अरे भाई हम एरिया किसका रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस से निकाल रहे हैं, तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया रखना पड़ेगा, तो 2 पाई आर एल रख दिए, खत्म बात, समझ गए। स्मॉल आर रखना पड़ेगा क्योंकि इसका देखिए रेडियस कितना स्मॉल आर है, खत्म बात, क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, थ्रू गॉस थ्योरम आपने पढ़ा था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चार्ज
क्यू की वैल्यू 0 मत रख देना, क्योंकि इससे पहले वाला केस देखा था, फर्स्ट केस याद है, सिलेंडर का पहले वाला केस, सिर्फ चार्ज सरफेस पे था, अंदर चार्ज नहीं था, 0 था चार्ज, अंदर चार्ज 0 था, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, 0 आई थी। सबसे पहला वाला केस, सबसे पहला सिलेंडर का, क्लियर। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर कितनी आई थी, 0 आई थी, यहाँ पे 0 नहीं आएगी। अब देखिए चार्ज कहाँ से लेके आना पड़ेगा, चार्ज के लिए हमें यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़नी पड़ेगी, जिसको हम रो से दिखाते हैं। रो क्या होता है बेटा, क्यू बाय वॉल्यूम, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कह सकते हैं क्यू यानी कि जो भी चार्ज होगा किसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाले सिलेंडर के अंदर, छोटा सा, ठीक है। जो भी चार्ज होगा, देखिए अंदर पॉजिटिव चार्ज भरे हैं बेटा, ठीक है, उसकी वजह से जो चार्ज होगा वो रखेंगे, और अपॉन इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी एल लेंथ का सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम रखना पड़ेगा, क्लियर। जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर सिलेंडर होगा बेटा, इस छोटे से टुकड़े का, ठीक। अच्छा, तो उसके लिए वॉल्यूम क्या रखना पड़ेगा, बोलिए, पाई आर स्क्वायर एल होता है भाई, फॉर्मूला तो यही होता है। आर कौन सा रखना पड़ेगा, जिसका निकाल लें बेटा, छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है, क्लियर, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पाई आर स्क्वायर एल को इधर भेज दो, रो के पास मल्टीप्लाई कर दो, तो कह दोगे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई यहाँ पे, नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से आपने क्यू निकाल लिया, इस क्यू में इस क्यू की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, रो पाई आर स्क्वायर एल, कितनी है, रो पाई आर स्क्वायर एल बेटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, ठीक है। एल एल मर गया, ठीक, एक आर से एक आर मर गया, एक आर बचा ऊपर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पाई से पाई मर गया, बचा क्या बेटा, बचा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, रो एप्सिलॉन नॉट, रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस 2 को नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर एक आर बचा है, ऊपर एक आर बचा है, उसको भी लिख दीजिए, बस, क्लियर बेटा। यही आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बेटा, ठीक है। और ये कहाँ पे है, इनसाइड है बेटा, समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्की बात है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस केस में, देखिए फॉर्मूला देखिए बेटा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ग्राफ बना दें, यहाँ बना दें, चलिए यहाँ देखिए, ग्राफ देखिए जरा, इनसाइड के लिए ग्राफ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सामने सामने है आर के, देखिए ये ई और ये आर स्मॉल आर सामने सामने लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, इस आर की वैल्यू इस पॉइंट पी के को बढ़ाओगे, इस पी पॉइंट को बढ़ाओगे, ठीक है, बाहर आओगे, इस सिलेंडर से थोड़ा बाहर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। तो यहाँ से आप देख पा रहोगे कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कभी भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मतलब क्या है, उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी सी बात है। और आप इसको फील भी कर सकते हो बेटा, खुद सोचो, अरे भाई मान लो ये आपका सिलेंडर है, ठीक, आपका पी पॉइंट यहाँ था, कहीं पी पॉइंट कहीं यहाँ था, ठीक, पहले यहाँ था, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इतनी, मान लो इतनी होगी इस पॉइंट बी पे, आपने इस पॉइंट बी को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, जैसे ही आपने इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, पहले इतनी डिस्टेंस थी, आपने ये डिस्टेंस बढ़ा दी, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, आर बढ़ाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो उसका मतलब क्या है, अब देखिए इस पॉइंट पी से अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो देखिए इसके अंदर जो चार्ज आएगा ज़्यादा आएगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। जैसे ही आपने पी पॉइंट ले लिया तो उससे जो गॉसियन सरफेस बनेगा उसके अंदर जो चार्ज आएगा बेटा वो ज़्यादा होगा, चार्ज अंदर ज़्यादा आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो ज़्यादा होगी, क्लियर, समझ गया, मिटा दें, पक्का, चलिए। तो चलिए बच्चों अब समराइज करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर जो भी आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिफरेंट पॉइंट के लिए। जैसे आपने देखा था अगर आपका पी पॉइंट इस सिलेंडर के आउटसाइड रखा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये था बेटा। अगर ये पी पॉइंट इस सिलेंडर के सरफेस पर रखा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये था। अगर ये पी पॉइंट पी इस सिलेंडर के कहीं इनसाइड रखा है, कहीं अंदर रखा है सिलेंडर के, तो उस पॉइंट पी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये था बेटा। अब मुझे क्या करना है, इन फॉर्मूले को यूज़ कर करके एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो इन सारे फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे, अच्छा सा ग्राफ देखते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें बच्चों यहाँ पे ई वर्सेस आर ग्राफ बनाना है। किसका? ई वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा सिलेंडर है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं इस पे। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, तभी देखिए चार्ज इनसाइड भी है इसमें। ठीक है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, मान लेते हैं इस सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है बेटा। अगर ये डिस्टेंस पूरी यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस पूरी कैपिटल आर होगी, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा? कैपिटल आर होगी कि नहीं होगी? बोलिए। ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर होगी, बोलिए। ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, या कह लो आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी? इक्वल्स टू कैपिटल आर होगी। समझ गए? अच्छा, इस पॉइंट के, इस कैपिटल आर के आप अंदर आओगे, इस साइड आओगे, तो इसका मतलब क्या? आप सिलेंडर के अंदर आ रहे हो बेटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनसाइड रीजन। ये क्या है? ये रीजन क्या है बेटा? कैपिटल आर के इस साइड वाला इनसाइड रीजन ऑफ द सिलेंडर बेटा। इसी तरह आप इस कैपिटल आर के बाहर जाओगे, इस सिलेंडर के सरफेस के बाहर जाओगे, या कह लो इस आर की वैल्यू के बाहर जाओगे, तो ये होगा बेटा आपका आउटसाइड रीजन। क्या होगा? आउटसाइड रीजन ऑफ द सिलेंडर बेटा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, तो इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ क्या होगा? आपको पता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे जो अंदर रखा है बेटा, उसका फॉर्मूला ये है। तो देखिए बेटा कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलिए किसके? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, या कह लो आर, स्मॉल आर। इस पॉइंट पी का डिस्टेंस देखिए बेटा स्मॉल आर है। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? इस स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पॉइंट पी पे बढ़ेगी। कब तक? जब तक ये पॉइंट पी इस सिलेंडर के अंदर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे जैसे इस पॉइंट पी को सरफेस के बाहर ले जाओगे, सरफेस के बाहर नहीं ना, सरफेस तक ले जाओगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? अंदर से देखिए, ये आपका सेंटर है, यहाँ से इस पॉइंट पी को ऐसे से ले जाओगे सरफेस तक, वैसे वैसे जैसे जैसे दूर ले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर? इस आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? ग्राफ कैसा होगा बेटा? इनसाइड वाले रीजन का ग्राफ कैसा होगा बेटा? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ से कहोगे कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर बेटा, तो कहोगे कैसा मिलेगा? इनसाइड द सिलेंडर कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। समझ गए? और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस रीजन में ये भी कह सकते हो स्मॉल आर यहाँ पे बराबर होगा किसके? कैपिटल आर के। खत्म बात। समझ गए? समझ गए? यानी कि हमने इस आर की वैल्यू बढ़ाते 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 इस सरफेस पे लिया है, इस पॉइंट पी पे, और इस सरफेस पे सरफेस पे जो पॉइंट पी होगा, ठीक है, इस पॉइंट पी पे। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? उसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर होगी, और उस पॉइंट पी पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी बेटा। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पी पे क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सरफेस पे। ये कौन सा पॉइंट है? सरफेस वाला पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, सरफेस वाला पॉइंट क्यों है? क्योंकि देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। सरफेस के लिए क्या था? स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। ठीक है, समझ गया बेटा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरफेस पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बता चुके हैं ये, और यही मैक्सिमम होगी। नोट करिए बेटा, यही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी? सिलेंडर से। आउटसाइड द पॉइंट, इनसाइड द पॉइंट नहीं, सरफेस ऑफ द सिलेंडर। समझ गए? अच्छा, सरफेस ऑफ सिलेंडर यानी कि स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के। क्लियर? अच्छा, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या था? ये था। तो यहाँ इस फॉर्मूले से देखिए आप क्या कह सकते हो? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बोलिए, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ये लिख दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से कहोगे कैसा ग्राफ मिलेगा? आउटसाइड द सिलेंडर कैसा ग्राफ मिलेगा? ऐसा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? तो यहाँ तक सरफेस पे पहुँचे, जैसे जैसे इनसाइड चले बेटा, इनसाइड से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते गए, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ रही होगी, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ रही है। देखिए स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर सरफेस पे मैक्सिमम हो गई। फिर सरफेस पे मैक्सिमम होने के बाद आप क्या कहोगे? जैसे ही आप इस सिलेंडर के सरफेस के बाहर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिर रही है। देखिए ग्राफ कैसा मिल रहा है? गिरता हुआ। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर? इससे बेहतरीन एग्जाम्पल ना मैं दे सकता हूँ ना कोई दे सकता है। हाँ दे सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं पूरी ट्राई किया हूँ बेस्ट। ठीक है,
तो आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया होगा। ये था पूरा कंटेंट अबाउट द सिलेंडर। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाए हैं किसके ऊपर, वायर के ऊपर, ठीक है, या कह लो थिन सिलेंडर। बहुत ही थिन सिलेंडर ही हमारा क्या होता है, वायर होता है बेटा, या कह लो लाइन चार्ज, ठीक। और उसकी डेरिवेशन भी कराई है, इसी तरह सिलेंडर भी कराया, बट सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन नहीं हो पाए। कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर आए उस पर मैं सिलेंडर के 2-3 क्वेश्चन कम से कम करा देता हूं बेटा। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर रिवाइज करके आइएगा। सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, सारे फॉर्मूले रिवाइज करिएगा, रटिएगा, उसके बाद मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करूंगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।